तो जरा सोचिए, जीन सीक्वेंसिंग मशीन ने अपना काम कर दिया है। अब हमारे सामने हैं जेनेटिक कोड के अरबों अक्षर, बिल्कुल एक बहुत बड़ी डिजिटल किताब की तरह। पर सवाल यह है कि इस भारी भरकम डेटा को हम किसी बीमारी के इलाज या एक कह सकते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक खोज में कैसे बदलें। बस यहीं पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स पाइपलाइन की एंट्री होती है। चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। और यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ डेटा नहीं, ये तो एक पूरा डिजिटल समंदर है। इसको समझना ही तो असली साइंस है, और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। तो ये पूरा सफर कई हिस्सों में बटा है। इसमें हम डेटा को पहले साफ करते हैं, फिर उसे सही जगह पर लगाते हैं और आखिर में उसमें छिपे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो हमारा ये सफर शुरू होता है सीक्वेंसर मशीन के बिल्कुल अंदर से। ऐसा समझिए कि ये मशीन डीएनए के टुकड़ों को पढ़ते हुए रोशनी के छोटे छोटे फ्लैश पैदा करती है। तो हमारा सबसे पहला काम है इन लाइट सिग्नल्स को डिजिटल अक्षरों में बदलना, यानी ए, टी, सी और जी। तो ये होता कैसे है? देखिए, मशीन हर जेनेटिक अक्षर को सिर्फ पढ़ती ही नहीं है, बल्कि उसे एक क्वालिटी स्कोर भी देती है। मतलब वो ये बताती है कि उसे कितना यकीन है कि ये अक्षर सही है। और तो और, हर सैंपल का अपना एक यूनिक डिजिटल बारकोड होता है। इससे कंप्यूटर को ये पहचानने में मदद मिलती है कि कौन सा जेनेटिक डेटा किस मरीज का है, और फिर सब कुछ पढ़े करीने से अलग अलग फोल्डरों में सेट हो जाता है। और नतीजा, हर सैंपल के लिए एक फास्क्यू फाइल तैयार हो जाती है, जिसमें लाखों करोड़ों कच्चे जेनेटिक रीड्स होते हैं। और यही फास्क्यू फाइल हमारे पूरे एनालिसिस का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहीं से सारा काम शुरू होता है। अच्छा, अब किसी भी एनालिसिस पे भरोसा करने से पहले ये पक्का करना जरूरी है कि हमारा डेटा बिल्कुल साफ और सटीक हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सफाई होती कैसे है। तो सवाल ये है कि ये सफाई हम करते कैसे हैं? सबसे पहले हम फास्ट क्यूसी नाम के एक टूल से क्वालिटी चेक करते हैं, बिल्कुल एक रिपोर्ट कार्ड की तरह। फिर हम ट्रिमोमैटिक का इस्तेमाल करते हैं, जो समझिए एक कैंची की तरह काम करता है और लैब प्रोसेस से बचे हुए किसी भी फालतू सिंथेटिक डीएनए, जिन्हें अडेप्टर कहते हैं, उसे काटकर हटा देता है। और आखिर में हम उन सभी रीड्स को हटा देते हैं जिनका क्वालिटी स्कोर बहुत ही कम है। और यहां पर वो कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, कचरा अंदर तो कचरा बाहर। मतलब अगर हम खराब या मिलावटी डेटा से शुरुआत करेंगे तो हमारे नतीजे भी जाहिर है गलत ही आएंगे। इसीलिए ये जो सफाई वाला स्टेप है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हमारे पास साफ सुथरे लेकिन छोटे छोटे जेनेटिक टुकड़ों का एक ढेर है। अगला काम है इस पहेली को जोड़कर एक पूरी तस्वीर तैयार करना। इस प्रोसेस को कहते हैं अलाइनमेंट। इसमें हम अपने सैंपल से मिले लाखों छोटे डीएनए टुकड़ों को लेते हैं और BWA जैसे एक पावरफुल टूल का इस्तेमाल करके उन्हें एक पूरे ह्यूमन रेफरेंस जीनोम, समझिए एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट, पर उनकी सही जगह से मिलाते हैं। बिल्कुल ये वैसा ही है जैसे किसी पहेली के बॉक्स पर बनी तस्वीर को देखकर ये पता लगाया जाए कि हर एक छोटा टुकड़ा आखिर लगेगा कहाँ। रेफरेंस जीनोम वो पहेली का बॉक्स है और हमारे रीड्स हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े। लेकिन रुकिए, लैब प्रोसेस से बनी एक जैसी नकली कॉपियों का क्या? इन्हें कहते हैं PCR डुप्लीकेट्स। अलाइनमेंट के बाद हमें इस एक और समस्या से निपटना होता है। दरअसल लैब में वैज्ञानिक डीएनए की मात्रा बढ़ाने के लिए अक्सर PCR नाम की एक तकनीक यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ही असली डीएनए टुकड़े की कई नकली कॉपियां हो सकती हैं। और अगर हम इन नकली कॉपियों को नहीं हटाएंगे तो ये हमारे एनालिसिस में गड़बड़ी पैदा कर सकती हैं। हमें ऐसा लग सकता है कि कोई जेनेटिक बदलाव बहुत ज़रूरी है, जबकि वो असल में सिर्फ एक ही टुकड़े की बहुत सारी कॉपियां हैं। इसीलिए इन डुप्लीकेट्स को ढूंढकर मार्क करना पड़ता है ताकि ये हमारे नतीजों पर कोई असर ना डालें। तो अब जब हमारा डेटा बिल्कुल साफ और व्यवस्थित हो चुका है, हम उस पल पर पहुंचते हैं जिसके लिए ये सारी मेहनत की गई थी, यानी उन जेनेटिक बदलावों को खोजना जो हमारे सैंपल को खास बनाते हैं। यहीं पर असली जादू होता है। GAT के जैसे पावरफुल एल्गोरिदम हमारे सैंपल के जेनेटिक कोड की तुलना रेफरेंस जीनोम से करते हैं, अक्षर दर अक्षर। और जब भी उसे कोई फर्क मिलता है, चाहे वो एक अक्षर का बदलाव हो जिसे SNP कहते हैं, या फिर एक छोटा सा टुकड़ा जुड़ या घट गया हो जिसे इंडेल कहते हैं, वो उसे एक संभावित वेरिएंट के तौर पर मार्क कर लेता है। पहचाने गए सारे अंतर एक स्टैंडर्ड फाइल में रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, जिसे कहते हैं VCF, यानी वेरिएंट कॉल फॉर्मेट। ये VCF फाइल असल में हमारे सैंपल में मिले सभी संभावित जेनेटिक बदलावों की एक लिस्ट होती है। ये हमारी खोज का कच्चा नतीजा है।
लेकिन सिर्फ म्यूटेशंस की एक लिस्ट मिल जाना ही काफ़ी नहीं है। अब हमें ये समझना होगा कि इन बदलावों का बायोलॉजिकली मतलब क्या है। इस प्रोसेस को कहते हैं एनोटेशन। हम अपनी VCF फाइल यानी म्यूटेशंस की लिस्ट को लेते हैं और उसे बड़े बड़े पब्लिक डेटाबेस से मिलाते हैं। इससे हमें कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब मिलते हैं। क्या ये वेरिएंट किसी जाने पहचाने जीन के अंदर है? क्या ये प्रोटीन बनाने के तरीके को बदलता है? और सबसे ज़रूरी, क्या ये पहले कभी किसी बीमारी से जुड़ा हुआ पाया गया है? ये टेबल इस पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले कुछ सबसे आम टूल्स की एक क्विक समरी है। आप देख सकते हैं, हर स्टेप के लिए खास सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेटा को अगले लेवल के लिए तैयार करते हैं। लेकिन हम सिर्फ टेक्स्ट पर ही भरोसा नहीं कर सकते। आखिरी स्टेप होता है सबूतों को अपनी आंखों से देखना। आखिरकार कंप्यूटर के नतीजों पर आंख बंद करके भरोसा तो नहीं किया जा सकता। एक अच्छा साइंटिस्ट हमेशा सबूतों को खुद कंफर्म करना चाहता है। और इसके लिए है इंटीग्रेटिव जीनोमिक्स व्यूअर यानी IGV। ये टूल हमें डेटा में जूम इन करने की सुविधा देता है। हम किसी खास जगह पर अलाइन हुए सभी DNA रीड्स के ढेर को देख सकते हैं। इससे हम खुद ये पक्का कर सकते हैं कि कंप्यूटर ने जो वेरिएंट पकड़ा है वो सच में सबूतों पर आधारित है, न कि सिर्फ कोई टेक्निकल गड़बड़ी। ये आखिरी और सबसे ज़रूरी क्वालिटी चेक है। तो पाइपलाइंस पूरी हो चुकी हैं, जेनेटिक नक्शा तैयार है। कच्चे लाइट सिग्नल से लेकर एक पूरे डिटेल्ड जेनेटिक मैप तक का सफ़र हमने पूरा कर लिया है। अब इस नक्शे का इस्तेमाल किसी बीमारी की वजह समझने, एक नई दवा बनाने या इंसानी विकास के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए किया जा सकता है। असल कहानी तो अब यहां से शुरू होती है।